हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड को। और ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। मैं काफ़ी बुलिश था इस कंपनी को लेकर के। काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टॉक के अंदर रही है। आज भी लगभग 5% के आसपास ये चला आएगा, लेकिन उसके पहले काफ़ी गिरावट हो गई है। तो मेन चीज़ हम वो डिस्कस करेंगे, गिरावट के रीजंस क्या बने हैं। अगर आप टेक्निकली इसको देखेंगे तो जब मैंने वीडियो बनाया, लगभग जो स्टॉक था वो 500 के लेवल के आसपास था, कहीं यहाँ नीचे की तरफ, और 500 के भाव पे स्टॉक था। और यहाँ से लगभग देखो इसने अच्छे रिटर्न बनाए, लगभग 1150 के ऊपर ये स्टॉक गया हैगा। तो क्या इसमें 1150 के बाद जो गिरावट आई है, क्या रीजंस है गिरावट आने के? जो इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया हैगा, वो रिजल्ट थोड़ी सी डीग्रोथ उसमें देखने को मिल रही है। वो डीग्रोथ क्यों आई है, क्या उसके रीजंस हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी नजर आती है काफी लोगों को कि यहाँ पे खरीदने की, क्योंकि स्टॉक जो है लगभग लगभग यहाँ देख रहे हो आप, अभी करंट भाव के हिसाब से 19% के आसपास नीचे आएगा। तो क्या यहाँ पे इसको एक तरीके से बॉटम जो बन रहा है धीरे धीरे करके, ये इसको फिश किया जा सकता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से? वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। वीडियो जो होने वाला है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं होगा, कोई भी एनकरेजमेंट नहीं है मेरी तरफ से। तो डिस्कस करते हैं ग्रेविटा के फाइनेंशियल्स को। सबसे पहले ग्रेविटा, आपको जैसे मैंने बताया, ये एक लेड रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग की कंपनी है। बहुत सारे इनके प्लांट्स हैं, काफी बड़ा कंपनी कैपेक्स कर रही है। स्मॉल कैप कंपनी है, 6500 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक पी 27, ROC 31 का है, बहुत हेल्दी है। ROE 42% का, ये भी काफी हेल्दी है। बात करते हैं सीधा क्वार्टरली रिजल्ट की। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप नजर डालोगे, दिसंबर 23 758 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। यहाँ पे डीग्रोथ करी है ऑलमोस्ट 4% की, 3.99%, 4% हो गया। तो 4% की डीग्रोथ कंपनी ने करी हैगी, और उसकी वजह से ही मार्केट इसको लेकर थोड़ा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि काफी अच्छी ग्रोथ हमें पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से यहाँ देखने को मिल रही थी। कंपनी 12%, 40%, 20%, मतलब एक CAGR अगर आप देखोगे तो 25-30% का कंपनी एनुअली ग्रो करती हुई आ रही है। और एकदम से एक क्वार्टर दिसंबर में आता है जो कि 4% की डीग्रोथ दे देता है। तो क्या ये जितनी भी ग्रोथ हुई है ये सब खत्म हो गई है? कंपनी अब आगे जो है, इसका जो एक पीक था स्टॉक का, क्या वो बन चुका है? तो उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि वो अभी नहीं बना है। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि ये जो डीग्रोथ आई है, ये कंपनी के इंटरनल इश्यूज की वजह से नहीं आई है, ये कंपनी के एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से आई है। एक मैक्रो इकोनॉमिक इशू हुआ है मार्केट के अंदर, वो है रेड सी। अगर आप गूगल पे जाकर के सर्च करोगे रेड सी इशू, अगर रेड सी के अंदर, तो बेसिकली हुआ ये है कि एक हाउती नाम का मिलिटेंट ग्रुप है जो कि रेड सी के अंदर काफी सारे शिप्स जो हैं उनको लूट रहेगा। ठीक है, वहाँ उनको हाईजैक वगैरह कर रहा है, और उसकी वजह से जो एक सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक्स है, वो डिसरप्ट हो गया है। अब हाउती मिलिटेंट इस तरीके से क्यों कर रहा है? इजराइल हमास वॉर है उसके पीछे का रीजन। ठीक है, यूएस हैगा उसके अंदर, जो उसके अलायंस वगैरह हैं। तो वो एक बेसिकली पॉलिटिकल इशू भी है, वो आप अलग से और उसके बारे में स्टडी कर सकते हो गूगल वगैरह करके। बट नेट नेट ग्रेविटा के ऊपर जो इम्पैक्ट आया, और ग्रेविटा जैसी और भी जो कंपनियां जो रेड सी के जरिए अपना सामान यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट करती हैं, उन सभी कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि जितनी भी उसके अंदर जो एम्प्लॉइज इन्वॉल्व होते हैं वो डर जाते हैं, और वो डबल सैलरी की डिमांड कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, जो इंश्योरेंस कंपनीज जो मटेरियल उसके अंदर शिप होता है कंटेनर के अंदर, उसका इंश्योरेंस करती हैं। तो वो इंश्योरेंस करने से ऑफ कोर्स उनको पता है कि इसके रेट उनको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जो चांसेस हैं वहाँ पे हाईजैक होने के, वो बढ़ गए हैं अभी। तो एक रीज़न ये भी है। तो इसलिए जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक है, वो इंक्रीज़ हो गई है। तो ग्रेविटा ने जो भी इन्वेंट्री बनाई हैगी, ठीक है, दिसंबर मंथ के अंदर, वो इन्वेंट्री जो है ये लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए हैं। लगभग 690 करोड़ की इनके पास में इन्वेंट्री है, वो इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया। अगर आप NSE में आओगे तो यहाँ पे ये लिंक है, इसमें क्लिक करोगे तो एक लिंक आएगा जहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस कॉल को अटेंड कर पाओगे। मतलब वो 1 आवर की पूरी कॉल है, उसको आपको सुनना होगा। तो उस कॉल में कंपनी ने ये बताया कि जो इनके पास 690 करोड़ की इन्वेंट्री हैगी, उसमें से 190 करोड़ जो है वो ऑर्डर्स इनको दिसंबर वाले क्वार्टर के अंदर इनको सप्लाई करने थे, लेकिन वो नहीं कराए इन्होंने, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो फ्रेट चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। अगर एक कर देते तो बॉटम लाइन बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो जाती, क्योंकि यहाँ पे तो आपको रेवेन्यू नजर आता, लेकिन ये ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो जाता, और उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी और कम हो जाता। इससे अच्छा है कि इन्होंने वो इन्वेंट्री को होल्ड किया। एंड व्हाट दे आर ट्राइंग इज, इनकी कोशिश हैगी कि उस इन्वेंट्री को ये लोग एशिया और यूएस के अंदर जो और दूसरे कस्टमर्स हैंगे, ठीक है, नए कस्टमर्स, पुराने कस्टमर्स, उनको सप्लाई कर दें, वो लोग इनसे ये वो प्रोडक्ट बाय कर लें। और ऐसा हो भी रहा है काफ़ी हद तक। इन्होंने मटेरियल अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बताया कि वो मटेरियल इन्होंने काफ़ी हद तक जो है धीरे धीरे करके ऑफलोड कर दिया, मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिया दूसरी कंपनीज को, दूसरे क्लाइंट्स को। तो जो एक इम्पैक्ट था इनका जो क्वार्टर 3 के अंदर आया है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ एक मैक्रो इकोनॉमिक इश्यू हो गया रेड सी के अंदर, उसकी वजह से आया हैगा। कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी फैक्ट्रीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी इनके प्लांट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ आपको नोट करनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपका क्वेश्चन ये होगा कि देखो अभी रेड सी इश्यू जो है यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं हुआ है, पिछले 2 महीने से चल रहा है। ठीक है, ये अभी दिसंबर में शुरू हुआ था, जनवरी हो गया है, जनवरी खत्म होने वाला है 4-5 दिन के अंदर, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो क्या इसका इम्पैक्ट इन 3 महीनों के अंदर भी रहेगा? तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट रहेगा। मैनेजमेंट ने बोला है कि इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। उन्होंने
इन्होंने ये रीज़न भी दिया है कि जो भी इनकी इन्वेंटरी वगैरह जो ये लोग अभी बना रहे हैं, वो काफ़ी सोच समझ के बना रहे हैं और जितने इनके ऑर्डर्स ये लोग डिलीवर कर सकते हैं, वो ज़्यादा पाइल अप ना हो। प्लस इनके अकॉर्डिंगली जो एक्सपर्ट्स भी जो मार्केट में कह रहे हैं कि ये जो इश्यू है, इस क्वार्टर के अंदर सॉल्व हो जाएगा। जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है, वो ईज़िली ये लोग कर पाएँगे आगे। बट नेट-नेट मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पोज़ीशन बनानी है, तो डेफ़िनेटली किसी को इसमें एंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा जो इनका दिसंबर के बाद जो भी सॉरी जनवरी, फरवरी, मार्च का जो रिज़ल्ट आएगा अभी, जो महीना हमारा चल रहा है जनवरी का, फिर फ़ेब आएगा, फिर मार्च आएगा, थोड़ा इम्पैक्टेड वो भी रहने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। वो मेरा अपना व्यू है, हो सकता है ऐसा ना हो और डेफ़िनेटली ऐसा ना हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी जो है अपनी जितनी प्रोडक्शन है, इन्वेंटरी है, वो डिलीवर कर पाएगी। बट स्टिल हमें जो है अपना दिमाग भी लगाना चाहिए इसके अंदर। अब बात करते हैं कि ये तो चलो ठीक है, इनके इश्यूज़ जो है हमें समझ आ गए कि क्वार्टरली के एंगल से, ठीक है, ये प्रॉब्लम आई है। तो क्या अब कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म के अंदर ये स्टॉक जिनके पास में यहाँ कहीं खरीदा हो, जो लोग प्रॉफिट में हैं या जो लोग ऊपर हैं, उनको पैनिक करना चाहिए? तो नेट-नेट देखो, पैनिक वाली कोई बात नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि अगर आप कंपनी की ग्रोथ देखोगे ना, वो काफ़ी सॉलिड हो रही है। अब वो सॉलिड कैसे हो रही है, आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे इनके प्रोजेक्ट के अपडेट्स दिए हुए हैं कंपनी ने। इन्होंने जो है तंजानिया के अंदर अपना जो कमर्शियल प्रोडक्शन है प्लास्टिक का, वो शुरू कर दिया है, मतलब रिसाइक्लिंग प्लांट है वो शुरू कर दिया है, ठीक है? उसमें कैपेसिटी इंक्रीज़ इतनी हो गई, कैपेक्स इतना खर्चा किया है। इन्होंने टोगो के अंदर दिया है कमर्शियल प्रोडक्शन लेड, वो भी इंक्रीज़ कर दिया हैगा। अगर आप चित्तूर में देखोगे तो वहाँ पे भी लेड रिसाइक्लिंग हो गई है, 21 करोड़ कैपेक्स वहाँ किया है इंटरनल अप्रूवल से। तंजानिया में रबर रिसाइक्लिंग शुरू कर दिया कंपनी ने। मुंद्रा प्लांट भी इनका जो लेड है, उसमें रिसाइक्लिंग है लेड वगैरह की, प्लास्टिक की। प्लस ओमान में जो इनका एक जॉइंट वेंचर हुआ था, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, उसमें अपडेट कंपनी ने ये दिया है कि वहाँ पे जो ओमान की गवर्नमेंट है, उन्होंने इनको लैंड वगैरह दे दी है। वहाँ पे इन्होंने फर्स्ट फेज़ ऑफ फैब्रिकेशन भी शुरू कर दिया है, प्लांट बनाना शुरू कर दिया है। अब सिर्फ ये क्लीयरेंस का वेट करें, जैसे ही वो सब कंप्लीट होता है, क्लीयरेंस इनको मिलेगी, ये वहाँ पर भी अपना पहला रिसाइक्लिंग फैसिलिटी जो है स्टार्ट कर देंगे कमर्शियली। तो डेफिनिटली जब वो स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ से भी इनके वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप जितने भी देख रहे हो, काफ़ी बड़ी एक यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन्स मल्टीपल यहाँ पे ये लोग देख रहे हो इंक्रीज़ कर रहे हैं। पहली चीज़ आपको ये देखनी है। दूसरी चीज़, कंपनी ने अपडेट चाइना के ऊपर भी दिया है। चाइना इन द सेंस, चाइना में इनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, वो लिथियम आयन के ऊपर रिसर्च वगैरह कर रही है। लिथियम आयन आपको बताइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी होती है, उसके अंदर लिथियम आयन बैटरीज़ वगैरह लगती हैं। तो उसकी रिसाइक्लिंग के ऊपर पूरा काम चल रहा है, टेस्ट वगैरह चल रहे हैं उसके ऊपर। और वो टेस्टिंग जब उनकी वहाँ सक्सेसफुल हो जाएगी, और पॉसिबली काफ़ी कुछ उसमें इन्होंने बताया कि हो चुका है, बट अभी इन्होंने ज़्यादा कमेंट नहीं किया। इनका कहना है कि जो इनका मुंद्रा प्लांट है और चित्तूर प्लांट है, इंडिया के अंदर वो कैपेसिटी ये लोग लगाएँगे और जल्दी ही उसके ऊपर भी एक अनाउंसमेंट करेंगे। अब वो अनाउंसमेंट कब तक आती है, आई थिंक वो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में आया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि लिथियम आयन अगर शुरू हो जाएगा तो एक और इनका वर्टिकल इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑलरेडी इनका लेड में काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, वॉल्यूम वाइज़ अगर आप देखोगे, ठीक है, काफ़ी कैपेसिटी इनकी और बाकी उसमें भी है। लेड है, एल्यूमीनियम है, प्लास्टिक है, रबड़ है और पेपर भी इसमें जॉइंट हो जाएगा, क्योंकि पेपर का प्लांट भी इनका शुरू हो जाएगा यूएस में, और लिथियम आयन भी शुरू कर देंगे। प्लस जो कंपनी का जो टारगेट है 4,25,000 एमटीपीए बाय 2026, कंपनी ऑन टारगेट है अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट। उन्होंने कॉल पे यही बोला है, बिकॉज़ अभी जो इश्यू हुआ है रेड सी के अंदर, थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। बट हाँ, नेट-नेट जिस हिसाब से कैपेसिटी एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं, प्लांट्स वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि बार-बार इनसे पूछा जा रहा था इसके ऊपर क्वेश्चन, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये जो कैपेसिटी है, ये लोग मीट कर लेंगे एफवाई 26 में और पॉसिबली इससे ज़्यादा ही कर लेंगे। बट कंज़र्वेटिवली हमें लगता है कि इतना भी कर ले कंपनी, तो दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज़ जो इनकी ग्रोथ के जो टारगेट हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं नंबर्स की, यहाँ पे आप देख सकते हो 25% सीएजीआर रेवेन्यू ग्रोथ और 25% से ज़्यादा का आरओसीई, 50% ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वगैरह। कंपनी का विज़न जो है काफ़ी सॉलिड है और ऑन ट्रैक भी दिखता है, ठीक है? तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है? ग्रोथ के एंगल से, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदने के लिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करने के लिए। ये ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट जो है अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में कह रहा है, काफ़ी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उसके अंदर, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। प्लस अगर आप तो टेक्निकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं इसने जो ये भाव यहाँ नीचे की तरफ आया है, यहाँ पे कहीं एक अच्छा सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। तो जिसने भी ऊपर की तरफ में स्टॉक खरीदा है, मुझे लगता है उनको डरना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटा जैसी कंपनीज़ जो इतनी सॉलिड तरीके से ग्रो करती आ रही हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे क्वार्टरली ग्रोथ उन्होंने काफ़ी अच्छी करी है, ठीक है? ईयरली ग्रोथ भी उन्होंने करी है। तो ऐसे ही कोई बिज़नेस एक क्वार्टर खराब होने की वजह से कोई कंपनी खराब नहीं हो जाती, उल्टा ये एक अपॉर्च्युनिटी होती है। ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हो। ये एक अपॉर्च्युनिटी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, दोबारा से इसके अंदर अपनी पोज़ीशन को इंक्रीज़ करने के लिए। किसी ने अगर कहीं टॉप पे एग्ज़िट कर दिया, दोबारा इसमें अगर एंट्री लेना चाहते हो, तो आपकी मर्ज़ी है। आपको अगर ये कंपनी समझ में आती है, आपको पूरी ग्रोथ प्लान, आप एफवाई 26 तक का व्यू बना सकते हो, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है, 25 और फिर 26, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल का व्यू अगर आप बना सकते हो, तो आप इसमें एंट्री लेना। अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो बिल्कुल भी एंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है
और उस वोलेटिलिटी में होता ऐसा हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा और नीचे आ जाए या साइडवेज हो जाए, तो आप ब्लॉक हो सकते हो उसके अंदर। और अगर ये इश्यू थोड़ा लंबा चल गया, रेड सी का अगर सॉल्व नहीं हुआ, तो डेफिनिटली थोड़ा और इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर आएगा। किसी ने अगर नीचे खरीदा है, अगर आपको लगता है कि आप इसके अंदर और होल्ड कर सकते हो, डेफिनिटली आपको लॉन्ग टर्म में करना चाहिए, क्योंकि देखो पैसा जो है लॉन्ग टर्म में ही बनता है। शॉर्ट टर्म के अंदर देखो आप यहाँ कहीं बुकिंग कर लोगे, थोड़ा बहुत आपका प्रॉफिट यहाँ कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बुक भी कर लोगे ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से डरने वाली कोई बात नहीं है। तो नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस, ठीक है? जो भी मेजर प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दिया कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको और भी कोई अगर क्वेश्चन हो कंपनी के रिगार्डिंग, तो आप वो ज़रूर कमेंट में लिखना, हम ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो में अगर वैल्युएबल इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको और भी अच्छी वीडियोज़ वगैरह मिल जाएँगी, जैसे कि पॉलीकैब, ई-मुद्रा, ज़ोमैटो, रेटगेन, एंजल वन, ये सब मैंने कवर किए हुए हैं। सबकी कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह मैंने कवर करी हुई है इसके अंदर। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से सारी ये जितनी भी वीडियोज़ हैं वो हैंगी। कोई वीडियो अगर 6 महीने पुराना भी है तो भी आप उस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि सारा कुछ मैं डिटेल में कवर करता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।